हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट सोनम एंड वेलकम टू वेदा स्टेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडिएशन, जो कि लीगल सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया जिसमें से उनके पेंडिंग केसेस सॉल्व हो सके एंड हमारा देश उन्नति की तरफ जा सके। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक मीडिएटर लॉयर है जो हमें बताएंगी कि हाउ डज मीडिएशन वर्क्स। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर द पास्ट 33 years and she has been a successful mediator for a number of years now, जो रिजॉल्व करवाती हैं सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड इवन कमर्शियल केसेस। आज हम उनके साथ बैठकर ये एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली मीडिएशन क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में और वो कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में पार्टीज की हेल्प करता है। हाय मधुमीत, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू। सो हम आपके एक्सपीरियंस से, आपकी जर्नी से जानना चाहेंगे व्हाट इज एक्चुअली मीडिएशन और ये कहाँ से आया। मीडिएशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है मध्यस्थता। मध्यस्थता से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं समथिंग इन बिटवीन अ पर्सन सिटिंग इन बिटवीन टू पार्टीज। सो अ पर्सन हु इज डूइंग मध्यस्थता for two independent parties who have come voluntarily to settle their dispute. Okay. So when two parties in a dispute, they want to settle their dispute, they come forward and ask for mediation. There the mediator helps them, facilitates the whole process to settle their dispute. This is basically mediation. Mediation is coming up very nicely in India now. And how it is different from litigation or traditional arbitration which was happening previously. Totally different because there are number of differences between mediation and arbitration, because mediation is first of all a the main point, the main ingredient of mediation is that it is a voluntarily process. Okay. The parties come themselves. Okay. Their intention of settlement is there. They want to settle the dispute. But in arbitration, the matter is like a process before court. In litigation, it is before the judge. In arbitration, it is before the arbitrator. But they are ruled by some codified law. There is a difference. So in mediation, the parties are brought to court. Like I'll give you one example. Since court annexed mediation is there, court takes call on deciding a matter. I have to send this matter for mediation. Where they see that there is some element of settlement, they discuss with the parties. They see there is some element of settlement. वो उस केस को मीडिएशन सेंटर में भेज देते हैं, जो कि मीडिएशन सेंटर्स हर कोर्ट में अब बने हुए हैं. पार्टीज कम टू द मीडिएशन सेंटर्स, कोर्ट सेंड्स देयर मैटर टू द कोर्ट. जो मैटर ऑलरेडी चल रहा होता है वो मीडिएशन सेंटर में भेजते हैं. वहां पे उस मीडिएशन सेंटर में जो मीडिएटर है वो फैसिलिटेट करता है दोनों पार्टीज को सामने बिठाकर टू सेटल द डिस्प्यूट. और ये कितने मीडिएशन सेंटर्स हैं आज की डेट में इंडिया में? डिफिकल्ट टू से कि इंडिया में कितने हैं, बट दिल्ली में इन एवरी कोर्ट देयर इज मीडिएशन सेंटर. लगभग आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑल द 9 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सारी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे सब जगह पे मीडिएशन सेंटर्स हैं. और वो हर मीडिएशन सेंटर का एक मीडिएटर होता है, लाइक उसका उस मीडिएशन सेंटर का किसी एक पर्सन पे ओनस होता है और एवरीथिंग इज डायरेक्टली मैनेज्ड बाय कोर्ट ओनली, कि वो कोर्ट ही मैनेज कर रहा है सब कुछ. क्या होता है, एक सेटअप रखा जाता है, एक सेंटर बनाया जाता है जहाँ पर कुछ रूम्स होते हैं और उसके अंदर कोई एक मीडिएटर नहीं होता. नंबर ऑफ मीडिएटर्स सेट, नंबर ऑफ रूम्स आर देयर, बट दैट सेंटर इज बीइंग रन बाय द जज इन चार्ज. जो जज होते हैं, ही इज द हेड ऑफ दैट मीडिएशन सेंटर. तो ये रिटायर्ड जज होते हैं कि अभी फंक्शनिंग जज होते हैं? फंक्शनिंग जजेस आर देयर. ओके. एंड नंबर ऑफ रिटायर्ड जजेस आर आल्सो डूइंग मीडिएशन. अच्छा, तो ये मैनेज करते हैं उस पूरा मीडिएशन सेंटर को, जहाँ पे नंबर ऑफ मीडिएटर्स आते हैं. वो पार्टीज का डिस्प्यूट हेल्प करते हैं उनको मीडिएट करवाने में, उनको एक सोल्यूशन देने में. एग्जैक्टली. सो ये बाइंडिंग बाय कोर्ट होता है, लाइक इसको कोई चैलेंज कर सकता है कोर्ट में जाके. अगर मीडिएशन सेंटर पे दो पार्टीज आई और उन्होंने साथ में कुछ अग्री किया कि भी ठीक है हम ऐसा करेंगे, तो अब इस डिसीजन को एक पार्टी पीछे हट गई, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में कि ये लीगली बाइंडिंग होता है. See, once the parties enter into settlement, it is a binding agreement. That is the beauty of mediation. Okay. You can't back out, but still, exceptions are always there. There are certain points on certain grounds on which the mediation settlement can be challenged. Like
impersonation is there, or some kind of fraud is there, and some kind of false information has been given by. So there are 3-4 kind of grounds where the parties, if something of that sort has happened in the settlement, they can back out and they can challenge the settlement. और ऐसे केसेस जो चैलेंज करे जाते हैं ये एक्सेप्ट करे जाते हैं कोर्ट में? Oh yes, but there has to be the logical ground. These 3-4 grounds, they are very important in some matter. Suppose somebody says, okay, she's Sonam, but some other person is there. Sonam is not there. Then Sonam can later on challenge the matter that I was never there. So this Okay. settlement is not binding on. So it Okay. is just an example. So it Okay. happens like this, or some kind of fraud is being done. जैसे कुछ इंफॉर्मेशन पार्ट पे कुछ गलत बताया गया है मीडिएटर को, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है. देयर आर 3-4 grounds on which they can always go to the court and tell कि there is fraud committed by the parties, or we need this settlement should be challenge. I want to challenge the settlement and I don't want to go with it. And it is properly accepted Oh by yes, court. very much. So मधुमीत, कितनी तरीके के मीडिएशन होते हैं? मीडिएशंस 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज court annexed mediation, online mediation, private mediation. So court annexed mediation is where the जहाँ जजेस मैटर्स रेफर करके मीडिएशन सेंटर में भेजती हैं. ऑनलाइन मीडिएशंस ऐसे वो वाले मैटर्स होते हैं जिसमें हम मैटर्स को ऑनलाइन टेक ओवर करते हैं. एंड प्राइवेट मीडिएशन में जहाँ 2 पार्टीज मिलकर एक मीडिएटर को अपॉइंट करते हैं विद देयर विल एंड विश टू गेट द मैटर सेटल्ड थ्रू दैट मीडिएटर. So this private mediation is earlier it was not very much into practice, लेकिन अब it is coming up very nicely. तो ये प्राइवेट मीडिएशन तो एज आपने बताया वी अंडरस्टूड, बट आपने जो पहला वाला बताया कोर्ट एनेक्स मीडिएशंस जहाँ पे जज ही रेफर कर रहे हैं मैटर को, सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? क्या अचीव करना चाहते हैं? क्योंकि अगर बंदा कोर्ट में गया है दैट मीट इज देयर, राइट? Yes. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू when they are referring it to the mediation मैं center? एक आपको वाक्य बताना चाहती हूँ. I was in a mediation conference. Justice Chandrachud were there. वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि हमारी कोर्ट्स के पास पेंडेंसी कितनी है. सो उस पेंडेंसी में ये पता चला कि आज की डेट में ऑन दैट पर्टिकुलर डेट अगर कोर्ट्स को मैटर सेटल करने हो, डिसाइड करने हो, तो इट विल टेक 300 years. Okay. जो उस दिन की पेंडेंसी थी, उस दिन की पेंडेंसी तक के केसेस जो थे उसको 300 साल लगेंगे सेटल होने में, अगर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू हम सेटल करने की कोशिश करते हैं. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कोर्ट्स के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है. दे आर ओवर क्राउडेड. सो कोर्ट्स का बर्डन मीडिएशन के थ्रू काफी कम किया जा सकता है. देखो क्या होता है कि हर केस के अंदर ना छोटा सा एलिमेंट सेटलमेंट का एक हर केस में होता है, उसको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है. तो जहाँ पे कोर्ट को ये समझ आता है कि यस यहाँ पे पार्टीज इंक्लाइंड हैं सेटल करने के लिए, वो इमीडिएटली उस मैटर को मीडिएशन सेंटर में रेफर कर दे. मीडिएटर जो होता है वो ट्रेन मीडिएटर जो होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है कि कैसे पार्टीज को गाइड करना है, कैसे पार्टीज के साथ डिस्कस करना है, कैसे उनके साथ नेगोशिएट करना है, और किस तरह से उनको एक सेटलमेंट तक लेकर आना है. अब इससे क्या हो रहा है कि जो मैटर्स मीडिएशन में अगर आ जाते हैं, तो अगर आप सोचो एक कोर्ट ने 15 मैटर भेजे एक दिन में, अगर उसमें से 5 भी सेटल हो गए, सो दैट्स अ गुड थिंग. जज के ऊपर से 5 केसेस का बर्डन कम हो. एंड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन कि अगर आप पार्टीज को बिठाकर सामने अच्छे से समझाओ तो वो समझ जाते हैं. उनको समझ आता है कि लिटिगेशन का नुकसान क्या है और मीडिएशन का बेनिफिट क्या है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मीडिएशन. जो जजेस को भी बेनिफिट हो रहा है कि केस की पेंडेंसी जो है वो कम हो रही है. अगर हम 300 साल एक केसेस को डिसाइड करने में लगा रहे हैं, तो अगर उसमें मीडिएशन इज गिविंग डूइंग अ बिग हेल्प, सो व्हाई नॉट. सो जैसे कि आपने बोला कि ट्रेन्ड मीडिएटर्स होते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और स्किल सेट इज रिक्वायर्ड टू बी अ मीडिएटर? क्या देखा जाता है? सी in 2008 when I started my training, the requirement was of 10 years practice of a lawyer, and he should be having good knowledge of litigation and all the law areas. उसके बाद उस 40 आवर्स की एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसको 5 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाता है. उस ट्रेनिंग के बाद हमें जो मीडिएटर बनता है उसको सर्टिफाइड मीडिएटर कह दिया जाता है. वो जो मीडिएटर बनता है उसको 10 सक्सेसफुल केसेस करने होते हैं. 10 सक्सेसफुल केसेस मीन्स कि 10 केसेस सेटल्ड. सो विद दैट
you become a certified trainer. Like I did my training through कटकड़ुमा कोर्ट में ही हुई थी मेरी, और एमसीपीसी की गाइडेंस के अंडर सब कुछ हुआ था। बहुत अच्छे ट्रेन जजेस एंड ट्रेनर्स थे हमारे, जिन्होंने हमें गाइड किया और ट्रेनिंग दी। उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज भी आते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी एक बार ट्रेनिंग हो गई तो ख़त्म हो गया। लॉ इवॉल्व करता रहता है, नई नई जजमेंट्स आती रहती हैं, नए नए लॉज चेंजेस आते रहते हैं। सो हमारे को रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते रहते हैं, एक दिन का, कुछ घंटों का होता रहता है। नाउ देर इज़ वन अमेंडमेंट ऑल्सो। अभी जो पहले 10 साल की रिक्वायरमेंट थी, उसको 7 साल का कर दिया गया। ओके। A person with 7 years practice can become a mediator. अगर हम लोग लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वी वांट टू रिप्रेजेंट ourselves or the client in front of the court, so there is a bar council Yes. which is actually the guiding authority. Yeah. So mediation के लिए कौन सी guiding authority or what authority does mediation falls under? It is basically started by the Supreme Court Okay. of India. So उनके अंडर ही, उनकी गाइडेंस के अंडर ही एक कमेटी तैयार की गई, जिसके अंडर ये सारा स्ट्रक्चर मीडिएशन का रेडी किया गया, और उसी के अकॉर्डिंगली मीडिएटर्स को ट्रेन किया गया। सो Okay. आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। Okay, okay. And when we talk about the cases कि जो जज भेज रहे हैं mediation center में, these are what kind of cases in general? सी मीडिएशन में जो सेटलमेंट के लिए मैटर्स भेजे जाते हैं, सिविल भेजे जाते हैं, मैट्रिमोनियल, मैक्सिमम केसेस मैट्रिमोनियल आते हैं, बिकॉज Family उसके cases? फैमिली केसेस, Okay. डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आते हैं, 138 यानी चेक बाउंस के केस आते हैं, देन एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के केसेस आते हैं, सर्विस मैटर्स आते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी आते हैं। बट क्रिमिनल मैटर्स में एक लिमिटेशन है, उसमें सिर्फ वही मैटर्स आ सकते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं। सो कंपाउंडेबल मैटर्स में एक अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें कोर्ट विक्टिम को परमिशन देता है मैटर सेटल करने की विद द ऑपोजिट पार्टी। अदरवाइज ऑल द ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड टू बी ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। सो those cases which are compoundable are sent to the court. There is one exception. This 498A, which is a dowry case, is not compoundable case. But इसमें क्योंकि families involved होती हैं and हमें अपनी society का भी ध्यान रखना है, so just to take care of that part, with court's consent, with court's permission, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि हमें इस एफआईआर को क्वॉश कर सकता हूँ, क्वॉशिंग हाई कोर्ट से होती है 498A की, उसमें 498A केस को, 498A आईपीसी के केसेस को भी सेटल करते हैं। तो मधुबीन, जैसे आपने बताया क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं, फैमिली केसेस भी आ रहे हैं, आई बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस इन द मीडिएशन रूम, राइट? वो जो इमोशंस का बम्बार्ड हो रहा है वहां पे, डिफरेंट पार्टीज आ रहे हैं, उनके डिफरेंट माइंडसेट्स है, वो कैसे हैंडल होते हैं मीडिएशन सेंटर्स में? दैट इज व्हाट द टेक्निक इज, दैट इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर, कि हमने इमोशंस को हैंडल कैसे करना। सो क्या होता है, जैसे ही मेरे पास कोई मैटर आता है, मैं आई कैन शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू व्हाइल हैंडलिंग अ मैटर। तो जो भी पार्टीज मेरे पास आती हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हम उनको एक ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें हम सारे प्रोसेस के बारे में बताते हैं मीडिएशन के। सबसे पहले मेरा कंसर्न ये होता है कि ये ना आउटबर्स्ट कर लें, अपना सब कुछ भड़ास इनकी अच्छे से निकल जाए। उसमें कई बार मुझे 2 हियरिंग्स, 3 हियरिंग्स भी लेनी पड़ती हैं। तो जब तक वो इमोशंस उनके बाहर आ जाते हैं ना, उसके बाद वो धीरे-धीरे काम होना शुरू हो जाते हैं। फिर देयर आफ्टर स्लोली वी पुश देम टुवर्ड्स सेटलमेंट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो सेटलमेंट होता है वो टोटली उनकी डिजायर के अकॉर्डिंगली होता है। दैट इज व्हाई वी से मीडिएशन इज अ विन-विन सिचुएशन। ओके, तो मैम जिस मीडिएशन में आपने बात करी क्रिमिनल केसेस के बारे में, जो हम मीडिएशन के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें नहीं जा सकते हैं, क्रिमिनल केस आई बिलीव, एंड दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में होता है कि वन इज अ विक्टिम, एक अक्यूज्ड है, उनके बीच में बात हुई और आपने मीडिएट करवा दिया, जो वहां पे सॉल्व किए जा सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट फैमिली केसेस, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के केसेस होते हैं, जहाँ पे इट कुड बी बोथ आर विक्टिम्स, इट कुड बी बोथ आर अक्यूज्ड, दोनों ही अपने ही किसी माइंडसेट से आ रहे हैं, जिसमें शायद वो कभी विक्टिम है, कभी वो अक्यूज्ड है। उस तरीके के केसेस को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो? फॉर एग्जाम्पल, जो अभी न्यूज में बहुत ज्यादा देखा गया है रिसेंटली, कि द फीमेल काउंटर पार्ट्स हैव overpowered in the cases of divorces and alimony. The males are of course कम है अभी वॉल्यूम में, but females are overpowering on the cases of alimony
और वो एक ऐसा केस है जो मीडिएशन सेंटर के पास भी जा रहा है, लिटिगेशन में भी जा रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सी मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि इनिशियली जब पार्टीज कोर्ट में आती है, जब फाइलिंग ऑफ द केसेस शुरू होता है, उस वक्त इमोशंस बहुत हाई होते हैं, ईगो बहुत हाई होती है। उस स्टेज पर बहुत कम होता है कि लोगों को आप समझा पाओ कि लिटिगेशन का बेनिफिट नहीं है। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सेटल द डिस्प्यूट। लेटर ऑन जैसे 2-4 साल हो गए तो दोनों थोड़े थोड़े शांत हो चुके होते हैं। अब देखो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि वो ज़माने गए कि जब पहले पुराने ज़माने होते थे कि पति परमेश्वर है और पत्नी बिल्कुल ही दासी है। वो सिस्टम अब नहीं है। बोथ आर इक्वल। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इक्वल। किसी सिचुएशन में हस्बैंड को लगता है कि वाइफ ने मेरे साथ गलत किया। किसी सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ को लगता है कि हस्बैंड इज नॉट डूइंग राइट। सो इमोशंस तो दोनों के स्ट्रांग होते हैं उस सिचुएशन में। वहां पे हमें ये देखना होता है कि इनके जो इमोशंस और इनकी जो ईगोज हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करना है। देयर एक अच्छा मीडिएटर जो होता है उसका जो रोल स्टार्ट होता है कि दोनों पार्टीज को कैसे सेटिस्फाई करना है। सो उसके लिए बड़ी सारी टेक्निक्स यूज करते हैं हम, जैसे उनसे पूछते हैं सब कुछ, उनको समझाते हैं कि you have to understand that your life is more important, your youth is more important. I always tell to the parties, चाहे young couples मेरे पास आए होते हैं, कि your youth is very important. No money, no alimony can get you, this youth, your youth back. जैसे कई केसेस में लड़कियां stubborn होती हैं कि नहीं, मुझे तो इतने पैसे चाहिए ही चाहिए एलिमनी के लिए। हो सकता है उनके अंडरलाइंग इंटरेस्ट हो कि मुझे बच्चे को पालना, अगर कोई बच्चा है मैरिज में, या मेरे पेरेंट्स ने जो इतना मैरिज में खर्चा किया है वो पैसा मुझे मिल जाए। बट मैं हमेशा उनको यही गाइड करती हूँ कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, कि पैसा लगा हुआ है, नुकसान हुआ हुआ है, बट आपकी जो लाइफ है वो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन दैट। मनी आप खुद से अगर पढ़ी लिखी है तो आप कमा सकते हो। और लड़के को भी हम ये समझाते हैं कि देखो, आपकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। Money is of course important for you because you have to give the money, but then your life is at stake. If you end up spending 3-4 years, 5 years, 6 years in the court, then उसके बाद भी आपने देना तो पैसे ही है, दे के सेटलमेंट तो विद मनी ही होता है, बिकॉज थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, कई केसेस में लड़कियां बिल्कुल पैसे नहीं मांगती कि नहीं ठीक है, आई वांट सेपरेशन, आप खत्म करवा दीजिए मैटर को, हमें कुछ नहीं चाहिए। बट उसकी परसेंटेज बहुत कम है। मोस्टली लड़कियों को लगता है कि मुझे एलिमनी मिले। अब वो एलिमनी पार्ट पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सपोज एक केस में लड़की बोलती है मुझे 50 लाख चाहिए, बट अल्टीमेटली लेटर ऑन शी सेटल्स द मैटर फॉर 15 लाख रुपीज। सो धीरे 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 उनको अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है कि मनी इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर बट नॉट दैट मच। We are right now talking about the material facts. There also an immaterial fact, which is if there is a child in question. Child custodies में mediation को कैसे deal किया जाता है? चाइल्ड कस्टडी में देखो, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है। हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मेरे पास जो मैक्सिमम केसेस आते हैं उसमें मैंने क्या नोटिस किया है कि जो हस्बैंड्स होते हैं दे आर मोर कंसर्न कि ठीक है वाइफ अच्छे से पाल सकती है बच्चे को, अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए वो दे गिव एम गुड मनी कि ठीक है बच्चे के लिए, उसकी फ्यूचर के लिए, उसकी स्टडीज के लिए आई एम रेडी टू गिव मनी, बट यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, गिव मी विजिटिंग राइट्स। सो द हस्बैंड्स कैन कम एंड मीट फॉर जो भी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि वीक में एक बार मिलेंगे या 15 दिन में एक बार मिलेंगे, वेकेशंस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट उसमें हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे के राइट्स कहीं से भी किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। एंड देन व्हेन द चाइल्ड इज 18, उसके सारे राइट्स अलाइव हो जाते हैं। Okay. उसके हमारा जो अंडरस्टैंडिंग रहती है बच्चे की कस्टडी की, वो सिर्फ 18 साल तक की है। 18 साल के बाद बच्चा मेजर हो जाता है, उसके अपने राइट्स बन जाते हैं, तो वो ही कैन डू व्हाट। आप ये कमर्शियल्स में कैसे डील करते हैं mediation को? कमर्शियल सूट्स में क्या है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है कि केसेस के अंदर प्री लिटिगेशन मीडिएशन को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि कोर्ट में जाने से पहले ही मैटर सेटल हो जाए। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है जो उसमें सेक्शन 12A एक स्पेसिफिकली बनाया गया है जिसमें मैंडेटरी किया गया है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन को आपको करना ही करना है। आप वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन को एग्जॉस्ट किए बिना स्ट्रेट अवे केस फाइल ही नहीं कर सकते हैं, विथ टू एक्सेप्शंस।
कि आपके पास कोई एक्सट्रीम अर्जेंट सिचुएशन नहीं है। लाइक अगर आपको किसी केस में अर्जेंट स्टे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताती एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास मेरा सामान पड़ा है और मुझे ये डाउट है कि आप कल उस सामान को बेच दोगे। उस सिचुएशन में मैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस है। उसमें दोनों पार्टीज को आना पड़ता है, फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसके जी बाद जी। उसकी हियरिंग्स होती हैं। बट इन बिटवीन, अगर उस प्रोसेस के बिटवीन अगर आपने सामान बेच दिया, देन द कॉज ऑफ एक्शन गोज। सो उस सिचुएशन में आप एग्जम्पशन मूव करते हैं एंड स्ट्रेट अवे कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि नहीं, आप मेरा मैटर सुनिए और मैं अभी प्री लिटिगेशन मीडिएशन में नहीं जा सकता। बट इन एनी अदर केस वेयर देर इज नो सच नेसेसिटी, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिएशन के प्रोसेस को एग्जॉस्ट करना ही करना है। उसको किए बिना आप केस नहीं फाइल कर सकते। सो जो हमारा मीडिएशन एक्ट 2023 आ रहा है, उसके अंदर इसमें इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम कि हर केस के अंदर, सिविल डिस्प्यूट्स के अंदर और इवन कमर्शियल में तो ऑलरेडी आ चुका है सेक्शन 12A में, और जो बाकी के काइंड ऑफ लॉज हैं जिनमें पॉसिबल है प्री लिटिगेशन मीडिएशन, वो इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि कोर्ट्स के बर्डन को हम कम कर सकें। सो इन कमर्शियल कोर्ट्स दिस इज वर्किंग वेरी नाइसली। कई केसेस हमारे इनिशियल स्टेज पर ही सेटल हो जाते हैं, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताती हूँ। आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्टीज, लेकिन कोविड स्टार्ट हुआ था तब, और उस वक्त दिस सिस्को वेबएक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हमें ट्रेनिंग दी गई घर पर बैठे हुए कि हमने ऑनलाइन मीडिएशन कैसे करने हैं। तब नया नया कमर्शियल सूट्स का, केसेस का वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तब उस दौरान मेरे पास एक केस आया था जो सब ऑनलाइन करते थे मेरे साथ हियरिंग। इट वाज अ ह्यूज मनी वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट। सम बॉटलिंग प्लांट था, उसका कुछ इशू था आपस में पार्टीज का, मतलब काफी ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व था उसके अंदर। सो दैट मैटर वाज सेटल्ड ऑनलाइन, जो कि एक नया नया कॉन्सेप्ट था जिसमें पार्टीज को समझ ही नहीं आता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हम भी अनट्रेन्ड थे एक ऑनलाइन मीडिएशन को हैंडल करने के लिए। बट वी सेटल दैट डिस्प्यूट, द पार्टीज वर ओपन टू इट, दे अंडरस्टूड कि क्या बेनिफिट है मीडिएशन का और लिटिगेशन से कैसे उनका बचाव हो सकता है। सो दे सेटल दैट डिस्प्यूट। सो ऐसी बात नहीं है कमर्शियल मीडिएशन में, देखो लोगों को समझ आ चुकी है। वो पुराना टाइम था जब लोगों को लगता था मीडिएशन इज नॉट फेवरेबल, लेकिन अभी लोगों को ये समझ आ चुका है कि मीडिएशन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप क्यों 15 साल कोर्ट में वेस्ट करना चाहते हो, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट एंड ऑफ लिटिगेशन। जो जीतेगा वो तो खुश होगा, जो हारेगा वो आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका सिंपली खत्म हो रहा है डिस्प्यूट टोटलिटी में, कोई आगे नहीं जाने वाला। सो दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट ऑफ मीडिएशन कि आप डिस्प्यूट को टोटली सेटल कर लेते हो, आगे कुछ जाना ही नहीं। वेयर एज एक एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैंने 1992 में प्रैक्टिस शुरू की, मैं अपने जूनियर्स को सबको इस डिस्प्यूट के बारे में बताती हूँ कि एक कपल मेरे पास आया। आई वॉज अ न्यू लॉयर, तो नया नया शादी थी, 3 या 4 साल का उनका बेटा था। सास ससुर आते थे, बच्चा आता था, हस्बैंड आता था मेरे पास। आई वॉज फॉर द हस्बैंड, सम अदर लॉयर वॉज फॉर द गर्ल। 498 का डिस्प्यूट था। वो मैटर मेरे पास चला तकरीबन 10 से 12 साल। देयर आफ्टर काफ़ी चेंजेस आए। आई वेंट बिकम मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड चेंजेस होते रहे। आई लेफ्ट दैट मैटर। 4 या 5 साल पहले मैं कोर्ट में किसी मैटर में अपेयर होने गई। हस्बैंड वाइफ दोनों कोर्ट में थे एंड दे वर लाइक स्केलेटन्स। बच्चा उनका बड़ा हो चुका था, सास ससुर की डेथ हो चुकी थी, दे वर स्टिल फाइटिंग एंड यू विल नॉट बिलीव, आई लिटरली स्कोल्डेड बोथ ऑफ देम। आई सेड, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या है? सेटल क्यों नहीं किया डिस्प्यूट को? क्या मिल रहा है तुम लोगों को कोर्ट में लड़कर? कई बार ऐसे क्रॉनिक लिटिगेंट्स भी होते हैं जिनको समझाना भी मुश्किल होता है, बट बहुत कम है। आई एम हैप्पी कि ऐसे बहुत कम है। मैक्सिमम लोग समझ जाते हैं। जब मीडिएशन में मैं समझाती हूँ तो लोग समझते हैं कि क्या बेनिफिट है मीडिएशन का। हमें फायदा ही हो रहा है, नुकसान किसी भी तरह का नहीं है। हमारी मर्जी का एग्रीमेंट बन रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन हम चाह रहे हैं उस हिसाब से बन रहा है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करके हम एक सेटलमेंट पे पहुंच रहे हैं। एंड ऑफ लिटिगेशन हो रहा है, कोई इसकी आगे अपील नहीं है। सो दिस इज एंड ऑफ लिटिगेशन, दिस इज द बेस्ट बेनिफिट। एक कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें जमीन जायदाद, जो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पीपल आर रेडी टू किल द अदर पर्सन।
ये मीडिएशन में आप कैसे रिजॉल्व करवाते हो जहाँ पे इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, 100-150 करोड़ की जमीनों की बात हो रही है, इवन मोर एंड अबव, ओवर एंड अबव। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स को जहाँ पे एक्चुअली मनी के लिए ही फाइट हो रहा है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि पैसे से पीछे हट जाओ। हट जाओ। तो इस तरीके के केसेस को जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, हम मीडिएशन में कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखो, अगेन आई विल टेल द सेम थिंग। पार्टीज को उनके इंटरेस्ट पर लाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि बेस्ट बेनिफिट किस में है। मैम बट यू आर यहाँ टॉकिंग पे अबाउट तो ह्यूज पैसा अमाउंट। ही है। यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट। ऐसे केसेस होते हैं वो जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स में आ जाते हैं। उस कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट में जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है, किसी को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई भी लॉस नहीं लेना चाहता, हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेस्ट बेनिफिट हो। करेक्ट। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। उनको हम मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस की डेफिनेशन के अंदर रखते हैं कि इनको कैसे समझाया जाए। कभी समझ जाते हैं, कभी नहीं समझते। सो उसमें थोड़ा सा सेटलमेंट कम होता है। एंड मैम डिफरेंस क्या होता है मीडिएशन काउंसिल में एंड मीडिएशन एक्ट में? सी, मीडिएशन एक्ट 2023 अभी पास हुआ है, जिसमें सारा उसको जो मीडिएशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉर्मुलेट किया गया है कि किस हिसाब से मीडिएटर्स को कैसे मतलब रेगुलेट कैसे करना है। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेसिकली मीडिएशन एक्ट इज मेड फॉर दैट कि मीडिएटर्स कौन होंगे, मीडिएटर्स को अपॉइंट कैसे करना है, उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मीडिएटर्स को फॉलो करने हैं वाइल मीडिएटिंग अ मैटर। जो एमसीआई है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज बेसिकली मीडिएशन एक्ट के अंदर ही उसको एक काउंसिल बनाई जा रही है। जो काउंसिल इस सारी जो वर्किंग है उसको हैंडल करेगी। दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन मीडिएशन एक्ट एंड मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके। एंड मैम ऐसे भी कोई केसेस होते हैं क्या जिसको जज तो रेफर कर देते हैं कि आप मीडिएशन सेंटर के पास जाओ, बट मीडिएशन सेंटर उसे रिजेक्ट कर सकता है? यस, आर देयर सम काइंड ऑफ केसेस ऐसे भी? ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि जजेस आर वेरी स्मार्ट, दे आर ट्रेन्ड। उनको पता है कि कौन से केसेस उन्होंने भेजने हैं, कौन से नहीं भेजने। कुछ केसेस ऐसे आते हैं, जैसे मैं आपको एक क्रिमिनल केस का एग्जांपल देती हूँ। 498A के मैटर्स में कई केसेस में ऐसा होता है, जो डॉटर इन लॉ होती है उसने फैमिली के दूसरे मेंबर्स के ऊपर 377 का एलिगेशन या 376 का एलिगेशन लगाया जाता है। इवन हस्बैंड के ऊपर 377 का एलिगेशन लगा होता है। 377, डू यू नो व्हाट इज या इट्स 377? रेप, राइट? नो, 376 इज रेप, या। 377 इज अननेचुरल सेक्स। ओके। सो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो ऐसे केसेस को हम अनफिट करके वापस भेजते हैं। ओके। वी आर नॉट सपोज टू टच दैट एरिया। ओके। सो तो वी सेंड ऐसे दैट। केसेस में मीडिएशन सेंटर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता? नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ 5% या 10% तक हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज कि जो 377 को छोड़ के बाकी के मैटर्स, बाकी के जितने सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसको हम सेटल कर सकते हैं। सो मैम जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने 1992 से अपना करियर Yeah. स्टार्ट किया, तो दैट टाइम मीडिएशन वाज नॉट अ बिग थिंग, राइट? आप जब बड़े हो गए आगे, देन ओनली मीडिएशन गॉट इंट्रोड्यूस्ड। आई बिलीव इन 2002 में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 23 में तो वो एक्ट ही डिक्लेयर कर दिया गया। तो हाउ हैज द लॉयर कम्युनिटी रिएक्टेड? जब मीडिएशन एक्ट को टोटली इंट्रोड्यूस किया गया, तब लॉयर कम्युनिटी ने बहुत नेगेटिव वे में लिया था उसको। उनको ये लगा था कि दिस इज एंड ऑफ आवर वर्क। अगर सारे मैटर सेटल ही हो जाएंगे तो लॉयर कमाएगा कैसे? ये थॉट प्रोसेस था लॉयर का। बात तो सही। नहीं, कोई ऐसे नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर दे हैव स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्क एंड ओके। पार्टीज आर मोर हैप्पी। ओके। क्योंकि उनको लगता है, अरे मैंने तो सोचा था 10 साल केस चलेगा, ये तो 2 साल में ही मेरा केस खत्म हो गया। वकील साहब ओके। तो बहुत अच्छे हैं। सो शुरू-शुरू में इवन आई स्टिल रिमेंबर कि 30 हज़ारी कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक्स वगैरह भी हुई थी, और लॉयर्स ने काफ़ी इस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर कहा था कि नहीं, हम इसको नहीं होने देंगे, बिकॉज़ इट इज़ एंड ऑफ प्रैक्टिस, लॉयर्स करेक्ट। प्रैक्टिस। बट धीरे-धीरे जब लॉयर्स को समझ आने लगा कि इसका क्या बेनिफिट है, और इसका बेनिफिट, क्योंकि अगर पार्टीज को आप ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपके पास काम बढ़ना है ना, काम घटेगा तो नहीं। दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। आई डिड माई प्रैक्टिस इन दिस ट्रेनिंग इन 2008। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स मीडिएटर बनना चाहते हैं। पहले तो वो बुलाते थे कि प्लीज आओ,
कोई मीडिएटर बन जाओ. आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड, क्या बेकार चीज में जा रही हो तुम, व्हाई आर यू डूइंग इट, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम. Okay. बट नाउ आई व्हेन आई टेल हिम कि सी व्हाट आई एम डूइंग, I am a trainer also. I took my, training from a reputed organization. I can train lawyers to be a mediator. This is called TOT, Training of Trainers. So I have become a trainer also through that organization. So अब तो लोग इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं मीडिएशन को, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. एंड नए नए मीडिएटर्स को जॉइन करवाया जा रहा है. अभी 100 मीडिएटर्स नए अभी आ रहे हैं रिसेंटली, उनकी आजकल अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं. सो दे विल बी जॉइनिंग सून. दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प अवर जुडिशियल सिस्टम अ लॉट. अगर मैटर्स की पेंडेंसी कम होगी तो बेटर जस्टिस डिलीवर होगा, जज कम स्ट्रेस में रहेंगे. जजेस के लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है. और हमारे जजेस का भी बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है टुवर्ड्स दिस सेटलमेंट. उनको जैसे ही लगता है किसी केस के अंदर कि देयर इज इवन 10% चांसेस ऑफ सेटलमेंट, दे सेंड रेफर द मैटर टू द मीडिएशन सेंटर कि आप जाइए बात करिए, संवाद जिसको कहते हैं ना. और आजकल जो है नेशन वाइज नेशन ड्राइव चल रही है आजकल एक 90 डेज की, विच हैज स्टार्टेड इन जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर. उसमें 3 महीने ये 90 डेज की ड्राइव चलेगी और ये पूरे इंडिया में चल रही है. सारे मैक्सिमम मैटर्स आर बीइंग रेफर टू द मीडिएशन सेंटर्स. बहुत मैटर्स हमारे पास रेफर हो रहे हैं एंड टच वुड द रिजल्ट इज रियली गुड. बहुत अच्छे से मैटर्स सेटल हो रहे हैं. ये मीडिएटर्स पे कैसे करे जाते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली दे आर लॉयर्स, राइट? सो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जैसे बार काउंसिल हो गया या जो मीडिएशन सेंटर इनको गाइड करता है, वो ही इनकी पेमेंट देखता है, और इट इज केस टू केस बेसिस, इट्स मोर लाइक अ फ्रीलांसिंग वर्क. सो मीडिएटर्स को पर केस जो है वो कोर्ट जो है एक अमाउंट देती है व्हेन अ मैटर इज सेटल्ड और व्हेन अ मैटर इज अनसेटल्ड. It depends. So there are certain criteria you have to follow that, and accordingly payment. But they are also free to practice anywhere that if they want, right? Oh, yes. That And is they what can I, also that is take why I said individual कि हम cases. employees नहीं हैं. Okay. It's just that we are mediators appointed by MCPC and we are doing this mediation. Okay. So is there anything that you would like to change in the mediation process जो आपको लगता है mediation और better बना सकता है? One thing, one thing, two thing, anything that you. सी क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले कि कितना बेनिफिशियल है मीडिएशन. और उसके लिए हमारी कोर्ट्स ऑफ कोर्स दे आर डूइंग अ लॉट. दे आर अरेंजिंग सो मेनी प्रोग्राम्स ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि मीडिएशन का बहुत बेनिफिट है. दे शुड नॉट बी गोइंग फॉर लिटिगेशन, दे शुड बी गोइंग फॉर मीडिएशन फर्स्ट. सो ये जो एक लोगों तक नॉलेज पहुंचानी है. बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनको नहीं पता होता मीडिएशन, और वो दिल्ली में रह रहे होते हैं. तो आप ये सोचो कि रिमोट एरियाज में तो और भी कम पता होगा लोगों को. सो दिस इंफॉर्मेशन शुड रीच टू many the whole country in the deeper this society, ताकि उनको समझ आए कि मीडिएशन है क्या. सो मैम, ये प्रमोशनल टेक्निक्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करके रखे हुए हैं जहाँ पे हम इस चीज के बारे में और अवेयरनेस गैदर कर सकते हैं? कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स या ऐसी कोई मार्केटिंग कैंपेन्स गवर्नमेंट चलाती है जहाँ से अ लेमन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडिएशन? अब जैसे ये नेशन अभी जो ड्राइव चल रही है आजकल, ये दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली. ओके. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके. अब डीपर कोर्ट्स का क्या सिस्टम है वो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. हो सकता है ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलते हों जो कोर्ट चलाती हो लोगों को पता करने के लिए. जैसे कम्युनिटी मीडिएशन आजकल शुरू हुआ है. ओके. कम्युनिटी मीडिएशन में क्या है कि जैसे कि सपोज जैसे आपकी सोसाइटी है, एक सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं. लाइक मेरे दरवाजे के आगे कूड़ा रख दिया, या तुम्हारे डॉग ने ये कर दिया. ये छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं. करेक्ट. तो इन डिस्प्यूट्स को आगे तक न जाने दिया जाए और एक कम्युनिटी लेवल पर ही उसको सेटल कर दिया जाए. सो वो कम्युनिटी मीडिएशन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है आजकल. उसके और भी गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको कैसे, ये सब मीडिएशन एक्ट के अंदर आ रहे हैं सब कुछ, कि कैसे कम्युनिटी मीडिएशन को हमने बढ़ाना है. सो धीरे धीरे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, मीडिएशन विल कम अप नाइसली. ओके. सो मैम, अभी जैसे आप बात कर रहे थे, आप ड्राइव के बारे में बार बार अपने कॉन्वर्सेशन में हमें बता रहे हो, एक ड्राइव चल रही है. इस ड्राइव के बारे में थोड़ा सा और बताइए, एंड वेयर कैन वी फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ड्राइव?
कहाँ से ये इंटरनेट पे अगर है तो इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट्स पे है जहाँ पे हम ये इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर आप देखिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे ये चल रही है ड्राइव। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे इसको प्रमोट किया जा रहा है, कैसे वी आर मेकिंग पीपल अवेयर कि इस ड्राइव के थ्रू आप कोर्ट में आओ और सेटल करो मैटर्स को। लाइक अगर एक कोर्ट के अंदर सपोज 10,000 केसेस हैं, उस 10,000 केसेस में अगर ये रूटीन में तो 10,000 नहीं आते हैं ना, मीडिएशन सेंटर में चुन के भेजे जाते हैं। हमने हमारी जैसे आई कैन टॉक अबाउट कड़कड़डुमा कोर्ट, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं हमारे मीडिएशन सेंटर के अंदर और कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर भी हमने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए हैं ताकि पीपल एट लार्ज कैन सी कि ऐसी कोई ड्राइव चल रही है जिसमें अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो दे कैन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट कि मेरा मैटर जो है वो मीडिएशन में भेज दिया जाए और इसको सेटल कर दिया जाए। अच्छी एडवर्टाइजमेंट उसके लिए हुई है। ओके, एंड लॉयर्स को इनवाइट किया जा रहा है टू कम गेट द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग? दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। उसके लिए तो वो जब एड्स निकलती हैं वो उसके अकॉर्डिंगली लॉयर्स को अप्लाई करना पड़ता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके बाद मीडिएटर के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। सो अगर कोई लॉयर मीडिएटर बनना चाहता है, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू इट, यस राइट? यस। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी हम्म। कि इट इज नॉट लाइक कि खाली लॉयर्स ही मीडिएशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आई मेट समवन हु इज वेयर आई हैव गॉन टू गिव ट्रेनिंग। वहाँ पे एक इंजीनियर आए हुए थे, एक आर्किटेक्ट आए हुए थे और एक शायद ऐसे ही मतलब लेडी आई हुई थी सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए कि मुझे हमें ट्रेनिंग लेनी है, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट मीडिएशन ट्रेनिंग इज। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू द लॉयर्स ओनली, और सारी कम्युनिटीज के लोग भी आगे आ रहे हैं। इवन हमारी जो बड़ी बड़ी पीएसयूज है उनके अंदर भी मीडिएशन को प्रमोट किया जा रहा है। उसके अंदर भी इन हाउस मीडिएशन उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसके अंदर जो कुछ डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए वहां से भी लोग आ रहे हैं जो दिस मीडिएशन की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। सो बहुत लोग आगे आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के भी लोग आ रहे आगे आ हैं, रहे यस हैं। यस इट्स मोर लाइक लुकिंग एट अ स्किल सेट, मीडिएशन को यस आजकल देख रहे हैं। यस यस। वी कैन से इट्स एन दैट। एडिशनल स्किल। करेक्ट। यू नो, आपको पता है कि अगर मेरी कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो गया तो मैंने उसको हैंडल कैसे करना है। हम्म। तो वो एक ट्रेनिंग उनको मिल चुकी होती है कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, हम्म। आपने अंडरलाइंग इंटरेस्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है पार्टी को कि अच्छा ठीक है ये इंटरेस्ट है इसका तो मैंने कैसे सेटल करना है। सो दीज आर ऑफ कोर्स हेल्पफुल इन एनी काइंड ऑफ वर्क दैट वी ऑर्गेनाइजेशन। आर डूइंग, राइट? सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा दैट मीडिएशन इज समथिंग नॉट जस्ट रिलेटेड टू यस, लॉ। लीगल पर्सपेक्टिव और लॉ, बट ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है एंड इट इज समथिंग दैट अ ग्रोइंग स्किल सेट जो लोग अप्लाई यस, कर सकते हैं एंड ट्रेनिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट है जिस हम्म। पे मैं फोकस करना चाहूंगी कि सपोज एक इंजीनियर जैसे आए थे ट्रेनिंग के लिए, तो आप उस पे अगर कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है वो उसको कैसे हैंडल करेंगे? कैन ओके। यू टेल मी समथिंग? I think then they have to go to a professional lawyer to यस, यू understand आर that. वेरी राइट देयर। अगर कोई ऐसा आप डिस्प्यूट सेटल कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप एक इंजीनियर हो, आप एक किसी डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हो बट वहाँ पे कोई लॉ पॉइंट है जो अड़ गया है, देन यू आर सपोज टू टेक लीगल गाइडेंस फ्रॉम अ लीगल प्रोफेशनल जो आपको गाइड करेगा कि लॉ पॉइंट पे ये ठीक है, यू कैन गो अहेड विद द सेटल। Legally, this is right, and लीगली legally, दिस इज this is wrong. लीगली दिस इज राइट, यस। Okay, okay, nice. Done, ma'am. Thank you so much. However, there's one important segment that we have right now, which we call as a myth and a fact game. So, mediation can be used for criminal cases like assault. तो यस, क्या ये fact है या myth? इट्स अ फैक्ट। Assault के लिए भी use कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। Okay. मीडिएटर जो होते हैं उनके पास जो भी पावर्स होती है वो लीगली बाइंडिंग होता है। इफ दे मेक अ डिसीजन इट इज लीगली बाइंडेड। सी डिसीजन मीडिएशन के अंदर पार्टीज लेती है, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट ओके। बिकॉज decision is of parties. ओके। Mediator is only facilitator. ओके। They only facilitate. A and B both parties will take call कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन उनको अपने एग्रीमेंट में चाहिए। मीडिएटर का रोल सिर्फ फैसिलिटेट करना। बट अगर वो डिसीजन लेते हैं तो वो लीगली बाइंडिंग होती है। Decision, I'll again tell you, पार्टीज। parties will take the decision, and ओके। once they take the decision it is binding on the parties. So mediator is not a taking binding the factor in decision. that. Yes. All right, great. So the next question is, whatever is said in the mediation is completely confidential? It's a fact, 100% fact. This is the Okay. beauty of mediation. Okay.
मीडिएशन का जो अग्रीमेंट होता है ये एनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में? क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है. It is 100% enforceable and it is like a decree of the court. This is like a decree of it is It treated is a as decree. Basically, I shouldn't be using word like. It is a decree. See, once the matter is settled before the mediation center, the agreement is sent to the court. Okay. There, the parties are sent again to give statement about the settlement they have arrived at. उस statement को court record करती है और उसके बाद decree pass करती है. Then it is like a decree. मैं वही पार्टीज को कई बार समझाती हूँ कि आप अल्टीमेटली लड़के डिक्री लोगे, वो डिक्री चैलेंजेबल है. करेक्ट. लेकिन अगर आप यहाँ पे सेटल करके डिक्री लेते हो तो दैट इज नॉट चैलेंज. तो आप अंडरस्टैंड until कीजिए. unless you have a relevant reason for the same. वो 3-4 reasons which I told you earlier. Correct. So this is end of dispute. Mediation is end of dispute. Okay. Mediation is only for business disputes, not for personal conflicts. Not 100%. It is for both. पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑफ कोर्स जैसे आपने हमको पहले बताया फैमिली डिस्प्यूट्स में भी हम मीडिएशन के लिए जा सकते हैं. उसमें भी ये दोनों में है. ओके. वन पार्टी कैन. It's a myth. Okay. One party can force the other mediation even if they don't want to. No. कोई फोर्स किसी पे नहीं कर सकता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. वो एक जो कहते हैं ना इनिशियल पॉइंट ये है कि इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. दोनों की एक हाँ होनी बहुत जरूरी है कि ओके वी वांट टू गो फॉर मीडिएशन. फोर्स नहीं कर सकते. इवन जज कांट फोर्स कि जाओ. जब तक दोनों पार्टीज एक फॉर्म को फिल करके उसको साइन नहीं करते हैं कि यस वी वांट टू गो फॉर मीडिएशन, इवन द जज विल नॉट सेंड द केस टू फॉर मीडिएशन. ओके. सो फोर्स पॉइंट तो कुछ है ही नहीं. ओके, नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज mediators are neutral and cannot suggest any solution to the parties. This is a fact. They are neutral. They will not suggest. They will facilitate. So ma'am, एक और myth मार्केट में होता है. एक्चुअली काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि ओनली रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड लॉयर्स कैन बी मीडिएटर्स. सो दैट्स अ मिथ. That's a myth. क्योंकि कोई भी मीडिएटर बन सकता है, एज हमने अभी अपने कॉन्वर्सेशन में बताया. ऑल्सो mediation always ends with mutual agreement. If a matter is settled, then it ends with mutual settlement, which is a win-win situation for both the parties. Both the parties are happy. They both are comfortable. Okay. We have, they are satisfied basically. So this is a benefit of mediation. Okay, done. Thank you so much, Madhumeet, for giving us time today, explaining us the whole process of mediation